एक वरिष्ठ लोगों का पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखेंगे वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल जी, साथ ही साथ हमारे साथ अभय दुबे जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है वो जुड़ रहे हैं। डॉक्टर के अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि आईएमए के एक्स प्रेसिडेंट है, और साथ ही साथ वरिष्ठ वकील रेखा अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है। सुधांशु मित्तल जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि 13 महिलाओं की जान चली गई, 13 परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गए। अब क्या उन 13 महिलाओं की जान की कीमत नहीं है, या फिर नेताओं की जमात और मंत्रियों के लिए मोरालिटी यानी नैतिकता एग्जिस्ट ही नहीं करती आज के दौर में कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि आखिरकार ये मौतें कैसे हुई? इस सारी दुर्घटना को, जिसके बारे में मेरा तो शर्म से सर झुकता है कि एक सभ्य समाज में इस तरह की दुर्घटनाएं हो सकती है जहां पे चूहों को खिलाने की दवाएं जो हैं वो लोगों को मिले, वो जहर लोगों को मिले और उससे मौतें हों। बहुत ही शर्मनाक घटना है। इस घटना को हमें सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। देखिए, राजनीतिकरण करना, राजनीतिक दोषारोपण करना बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन ये सारा प्रश्न हमें व्यवस्था की दृष्टि से देखना चाहिए। व्यवस्था कौन देखता है स्वास्थ्य की राज्य में, राज्य सरकार में, और स्वास्थ्य मंत्री का क्या काम होता है सुधांशु जी? जी वही बात मैं आपसे कर रहा हूँ। मेरी 1 मिनट पूरी बात सुन लें कि इस दुर्घटना के बाद, इस हादसे के बाद, इस दिल दहलाने वाली घटना के बाद ये जिम्मेदारी बन जाती है अब राज्य सरकार की कि सारी व्यवस्था को दोबारा जो है देखा जाए, ताकि इस तरह की कभी हादसा कभी दोबारा हो ना सके। ये पहला कर्तव्य बनता है। मुझे पहले एक ये है कि जो और महिलाएं जो थी, जो ग्रस्त थी इससे, उनका इलाज होके कम से कम वो जाने बची। भगवान का लाख लाख शुक्र है उससे। नहीं सुधांशु जी, और अब जो है सरकार का उत्तरदायित्व है। नहीं, मैं समझ रही हूँ और मैं ये भी जानती हूं कि मैं आपकी नैतिकता के ऊपर कमेंट करूं, अगर आप स्वास्थ्य मंत्री होते तो शायद इस्तीफा दे चुके होते। इतना मैं पर्सनली आपको ट्रस्ट करती हूं। लेकिन सवाल यहां पर ये है, आप जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आप जिस नैतिकता की बात कर रहे हैं, दिल दहला देने वाले वाक्य की बात कर रहे हैं, यहां पर 2012 में जो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं अमर अग्रवाल, वो कहते हैं कि मैंने ब्लैकलिस्ट कर दिया कंपनी को, महावर फार्मास्यूटिकल्स को ब्लैकलिस्ट किया। इसके बावजूद उधर सप्लाई करते रहते हैं वो राज्य में। नंबर 1। नंबर 2, कोई ये पता लगाने की कोशिश नहीं करता कि अगर प्राइवेट प्रोक्योरमेंट हो रही है इन दवाइयों की, तो आखिरकार ये जाली सर्टिफिकेट है, उस मेडिसिन के क्या इंग्रेडिएंट्स है, ये किसकी जिम्मेदारी है? सर, ये बड़ा छोटा प्रश्न है, इसका अगर आप जवाब दें तो। नहीं, बिल्कुल इसकी, ये किसकी जिम्मेदारी है ये तो स्थापित करनी बहुत जरूरी है। प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर जिस व्यक्ति ने ये सारे काम करे हैं, या जो व्यक्ति इसमें शामिल हैं, उनका पता लगाना और उनकी जिम्मेदारी तय करना ये तो अनिवार्य है। और इसमें मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, कहीं भी इस सारी जांच में अगर राजनीतिक नेतृत्व भी इसमें गलती पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी होना चाहिए। इसमें देखिए, जहां तक इंसानी जीवनों का सवाल है, उसमें आप किसी को बख्श नहीं सकते हैं, चाहे वो राजनीतिक होगा चाहे वो प्रशासनिक होगा। एक लाइन में समझू सुधांशु जी, जिम्मेदारी आप बड़ी बात बोल रहे हैं। एक लाइन में समझू, अगर स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है द बक स्टॉप्स विद हिम, अगर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, इस्तीफा कराएंगे आप? देखिए, when we say the buck stops, the buck should stop on the administrative level. प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर अगर इन निर्णयों में उनकी कोई भूमिका थी जिसकी वजह से गलतियां हुई हैं, तो स्वाभाविक तौर पे उन पे होगा। लेकिन सिर्फ हमें किसी को, राजनीतिक व्यक्ति को हमें दोषारोपण करना ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये कहना बड़ा आसान होता है। आज जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में हमें, मैंने कहा ना, अगर उसके अंदर जो राजनीतिक व्यक्तित्व है, उसका भी प्रशासनिक कोई निर्णय है जिसकी वजह से हुआ, तो उस पर भी होगा। ठीक है, इसमें किसी को बचाने का सवाल ही नहीं होता। हमें ये समझना होगा कि इसमें प्रक्रिया क्या रहती है, और उसके लिए मैं डॉक्टर के अग्रवाल के पास जाऊंगी। और डॉक्टर अग्रवाल, हमें ये बताएं कि यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में अब खुलासा देखने को मिल रहा है कि एक कंपनी, जिसके बारे में खुद स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं 2012 में कि उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, अचानक से 2014 में
सरकारी प्रोक्योरमेंट की बजाय निजी कंपनियां, इन्हीं निजी कंपनियों से जो ब्लैकलिस्टेड कंपनियां हैं उनसे ये ड्रग सिप्रोसिन बाकायदा प्रोक्योर किया जाता है। वो जाली सर्टिफिकेट लगा देती हैं, ना तो इंग्रेडिएंट्स और मेडिसिन चेक की जाती हैं, ना वो सर्टिफिकेट की ऑथेंटिसिटी चेक की जाती है। आखिरकार यही प्रोसीजर है? नहीं, देखिए, बड़ा सिंपल प्रोसीजर है कि गलती किसी की भी हो, चाहे सरकार की हो, चाहे हेल्थ मिनिस्टर की हो, चाहे हेल्थ सेक्रेटरी की हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की हो, कहीं पर भी हो, चाहे फार्मास्यूटिकल की हो, आपको किसी को पनिश करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए सिंपल चीज है कि आप जाके डॉक्टर को अरेस्ट करके उसको अरेस्ट कर लो। तो मेडिकल प्रोफेशन आज की डेट में यही हो रहा है कि किसी की भी गलती हो, जो पनिशमेंट आता है वो डॉक्टर के ऊपर आता है। यहां पर भी देखिए कि डॉक्टर को आपने अरेस्ट कर दिया, डॉक्टर की सर्जिकल जानते हैं सर, लेकिन वो विषय नहीं है। डॉक्टर गुप्ता को पहले अवार्ड भी दिया था छत्तीसगढ़ सरकार ने 50,000 से ज्यादा नसबंदियां कराने का, और गाज सबसे पहले उन पर गिरी, ये बात समझ में आती है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, आप आईएमए के अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रोक्योरमेंट के प्रोसीजर के बारे में आप क्या कहेंगे कि बाकायदा चेक तक नहीं गया सरकारी एजेंसियों द्वारा कि ये सर्टिफिकेट सही है या नहीं है, या जाली दवाइयां हैं या नहीं? मैं आईएमए का सीनियर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ, इनकमिंग जनरल सेक्रेटरी हूँ। और जहां तक प्रोक्योरमेंट की सवाल है, एक बहुत बड़ी डिबेट आप लोग मीडिया में करते हो कि हर आदमी जो है डॉक्टर सस्ती दवाइयां लिखे और वो दवाइयां लिखे जो जेनेरिक हो। और ये आपके सामने एक रिजल्ट आ रहा है कि जिस दवाई की कोई क्वालिटी नहीं, जिस दवाई की कोई सेफ्टी नहीं, आज सारे डॉक्टर्स यही कहते हैं कि हम स्टैंडर्ड कंपनी की दवाई लिखेंगे, कम से कम सेफ्टी और क्वालिटी की तो वहां पे एश्योरेंस है। जैसे ही आप क्वालिटी और सेफ्टी को मारोगे, ये होगा। ये आज 13 लोग मरे, क्वालिटी गरीबों के लिए नहीं है ना सर। जहां तक सेफ्टी और क्वालिटी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश में कि गरीबों के लिए नहीं है। जो बड़े बड़े लोग हैं, रसूख वाले हैं, नेता हैं, उन्हीं को अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। मैं अग्रवाल जी आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी। हमारे साथ कांग्रेस के अभय जी भी जुड़े हुए हैं। अभय जी, इस्तीफा तो मांग लिया आपने स्वास्थ्य मंत्री का, लेकिन कुल मिलाकर दाल में कुछ काला लगता है आपको, या पूरी की पूरी दाल काली है छत्तीसगढ़ में? देखिए, बुनियादी रूप से पूरी दाल ही काली प्रतीत होती है। सुधांशु जी ने भावनात्मक और शाब्दिक अभिव्यक्ति दी, क्या उससे उन अबोले और दूध मुंहे बच्चों की मां वापिस आ सकती है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। 21 मार्च 2012 को यही स्वास्थ्य मंत्री ने हाउस में शक्रजीत नायक के सवाल के जवाब में कहा कि महावीर फार्मा की 44 में से 12 सैंपल अमानक स्तर के पाए गए और उसको ब्लैकलिस्टेड किया गया है। शर्मनाक बात यह है, अभी डॉक्टर साहब, हमारे अग्रवाल साहब प्रोटेक्ट कर रहे थे उन सर्जन महोदय को जिन्होंने किया है। क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन है कि एक सर्जन की मौजूदगी में सिर्फ 30 ऑपरेशन एक दिन में किए जा सकते हैं, उसका पालन डॉक्टर ने किया? मैं बड़ा प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं सुधांशु मित्तल जी के सम्मुख कि क्या यह छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा अवसर है जो इतना विभत्स दृश्य सब लोगों के सामने आया? क्या कवर्धा में 52 लोगों की आंखें नहीं चली गई थी? क्या बालोद में 20 लोगों के नेत्र नहीं चले गए? क्या 722 महिलाओं के इसी बिलासपुर में गर्भाशय कैंसर बोलकर 2012 में नहीं निकाल लिए गए? उन सारी जांचों को, जिस प्रकार ये विभत्स दृश्य सबके सामने आया है, रमन सिंह की सरकार ने इसी तरीके से जांच का वादा करके ठंडे बस्ते में डाल दिया। बेहद शर्मनाक बात यह है। अच्छा, ठीक है, सुधांशु जी को जवाब देने दें। उनकी उंगली कुछ देर पहले ऊंची हुई थी। सुधांशु जी, सिर्फ एक बात होती तो समझ में आता, तमाम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यहां पर वायलेट हो रहे हैं। ये पहली घटना नहीं है छत्तीसगढ़ में। आंचल जी, बिल्कुल आप जो कह रही हैं वही अगर परिदृश्य है तो ये तो अपने आप में बहुत चौंकाने वाली चीज है। और जैसा मैंने कहा कि 2012 में स्वास्थ्य मंत्रालय एक फर्म को ब्लैकलिस्ट करता है और उसके बाद भी उसकी दवाइयां बिकती रहती हैं। आप इसमें जालसाजी और फर्जीवाड़ा किस हद तक वहां पे प्रशासनिक अधिकारियों ने करा है वो सामने स्पष्ट दिख रहा है। सर, अधिकारी और प्रशासन की बात सुधांशु जी क्यों कह रहे हैं? एक बात बताइए सुधांशु जी, मैं आपको बात पूरी करने दूंगी, लेकिन प्रशासन को हेड कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है? वो स्वास्थ्य मंत्री होता है ना, तो उनकी जिम्मेदारी कैसे नहीं बनती है? आंचल जी, एक चीज समझते हैं हम लोग। ये बार बार 2 उदाहरण इतिहास के दिए जाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी के और एक
सिंधिया जी के कि रेल के अंदर जब दुर्घटना वो जमाने गए, ये बात समझ में आती है सुधांशु इस जी। देश में सुनिए वही मैं वही आपसे मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि इसको प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य में देखिए। मैं फिर आपसे एक बार कह रहा हूं, और जो मैं चाहता हूं कि सब लोग जांच करें, अगर इसके अंदर स्वास्थ्य मंत्री उनके प्रशासनिक निर्णय की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। लेकिन जिस चीज से अगर उनका कोई संबंध नहीं रहा हो, और नीचे में जो इतना बड़ा एक राजतंत्र है, उस तंत्र के अंदर अगर प्रशासनिक हेराफेरियां होती हैं, तो जब वो उजागर होंगी, जो जाना उसके लिए जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करनी। सुधांशु जी, अगर कांग्रेस की सरकार होती छत्तीसगढ़ में तो आप बख्शते क्या होंगे? इसका राजनीतिकरण करेंगे क्या चीज? अगर कांग्रेस की सरकार होती छत्तीसगढ़ में तो आप स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगने वाले पहले लोग होते, बीजेपी ना। अगर आपने मेरा आज तक का आचरण देखा हो, मेरा हमेशा ऐसे इन विषय में रहा है कि ये बीजेपी की बात हो रही है। आबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आबे जी सुनिए, और बीजेपी में आंचल जी, मेरा सीधा सा सवाल है सुधांशु मित्तल जी से, प्रशासन वो एक प्रश्न का जवाब दें। क्या महावर फार्मा का मालिक भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है कि नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के सांसद पर जब यह आरोप लगा कि उनके चुनाव में महावीर फार्मा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने की महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो उन्होंने स्वीकार किया बेस साहब ने कि हाँ, महावीर फार्मा का ठीक है। जवाब सुधांशु जी का कार्यकर्ता जवाब, फिर वो कैसे इस बात को अगर मैं बोलूं, अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो उसके खिलाफ और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी कार्यकर्ता को या किसी भी व्यक्ति को राजनीति का संरक्षण लेके लोगों की जिंदगी से खेलने का हक नहीं मिल जाता, और हमारी सरकार उसमें कोई मतभेद नहीं करने वाली है। इसीलिए उस जो भी मालिक रहा होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहा, कहीं का सदस्य रहा होगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसमें कोई मालिक के खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन आखिरकार ये इसमें भ्रष्टाचार की जो बू आ रही है, वो भ्रष्टाचार किस लेवल तक पहुंचता है? क्या जांच बैठा देने से सरकार का काम हो जाता है? रेखा जी, मुझे ये बताएं कि इस देश में गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं है। ये कोई नेता नहीं थे, ये कोई बड़े रसूख वाले नहीं थी 13 महिलाएं, तभी उनके साथ ये हुआ। अगर प्राइवेट अस्पताल में जाती और अप टू डेट उनको ट्रीटमेंट मिलता, उनके साथ नहीं होता। ऐसे में ये बताएं कि क्या ये वाकई गैर इरादतन हत्या है, या फिर ये तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर लगता है कि इनको छोड़ दिया गया गिनी पिग्स की तरह और ऑपरेशन पे ऑपरेशन होते चले गए? अच्छा जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि अगर ये प्राइवेट हॉस्पिटल में होती तो क्या होता, और ये सरकारी में है तो क्या होगा। देखिए, अगर ये प्राइवेट, वो तो अस्पताल भी नहीं था, बताया जाता है जमीन पर लेटा के ऑपरेशन। तो बिल्कुल यहाँ पे इंसान की जो वैल्यू है लाइफ की बहुत ही कम है। और अगर ये प्राइवेट हॉस्पिटल में होते तो जैसे हमारे कानून के अंदर अलाउड है कि अगर एक तो होती है नेग्लिजेंस, जिसको कहते हैं लापरवाही, और एक होती है ग्रॉस नेग्लिजेंस। तो ग्रॉस नेग्लिजेंस के जो केसेस होते हैं उसके अंदर आंचल जी, जो भी विक्टिम है उसको ये भी अधिकार होता है कि वो पुलिस कंप्लेंट कर सके, बिकॉज उसके अंदर क्रिमिनल जो लायबिलिटी है वो डॉक्टर की या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी शख्स हो। क्योंकि मैं इसमें इस राजनीतिकरण के डिबेट में मैं नहीं पढ़ना चाहूंगी, सिर्फ कानूनी पक्ष से देखें तो अगर कोई डॉक्टर भी लापरवाही करता है तो कंज्यूमर कोर्ट के तहत उस डॉक्टर के ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। परंतु अगर वो घोर अपराध होता है, जिसको कहते हैं कि घोर अन्याय किया, उन्होंने घोर लापरवाही करी, तो उसमें क्रिमिनल केस बन जाता है। तो इस केस के अंदर भी अगर सिर्फ प्राइवेट और पब्लिक की उसके अंदर आप पूछना चाहते हैं कि डिफरेंस क्या है, तो इसके अंदर जो है केस तो बनता है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सिर्फ लापरवाही का नहीं, अगर सारे फैक्ट्स मिल जाते हैं उसके बाद में 302 तक की भी, मैं तो ये कहती हूँ दो कदम आगे जाते हुए मैं कहती हूँ सेक्शन 302 इंडियन पीनल कोड के तहत भी अगर हम सारे फैक्ट्स इकट्ठा करते हैं तो हो ना हो कि इसके अंदर कोई इंटेंशन भी नजर आ जाए, किसी ना किसी को हो सकता है कोई राजनीतिकरण का ही कोई इशू हो जिसकी वजह से इतना बड़ा जो था ये काम हो गया कि जिसकी वजह से गलत दवाइयां जो थी इन औरतों को दी गई, जो चूहे मारने की दवाई थी। तो अभी जब तक सारे जो फैक्ट्स इकट्ठे नहीं हो जाते, ये लाइन में बताइएगा क्योंकि फिर मुझे अग्रवाल साहब के पास भी जाना पड़ेगा। मुझे एक बात बताइए, कानून के तहत जो एक्ट माना जाता है, क्राइम
क्राइम माना जाता है वो ओमिशन और कमीशन दोनों माना जाता है। अफसर को तो धर लेंगे, चलिए उस कंपनी के मालिक को भी धर लिया गया, लेकिन अगर मंत्री आंख मूंदे बैठे रहे, उनकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है, तो कानून क्या करेगा? बस एक लाइन में बताइए। कानून उनको भी लपेटे के अंदर ले लेगा, बिकॉज अगर वो हेड है, उसके सारी एडमिनिस्ट्रेशन के हेड है और उनकी नाक के नीचे ये सब कुछ हुआ तो उनकी भी लायबिलिटी बन जाएगी। वो भी ओमिशन एंड कमीशन के उतने ही लायबल होंगे, जिसको कहते हैं कि इट विल बी अ जॉइंट क्लास एक्शन। क्लास एक्शन सूट्स हमारे देश के अंदर अलाउड है करने, तो क्लास एक्शन सूट के तहत वो भी जिसको कहते हैं कॉमन इंटेंशन के साथ उन लोगों ने गलत काम किया ओमिशन एंड कमीशन का, तो उसके अंदर मंत्री जी है वो भी लपेटे में आएंगे। 302 तक का मामला बन सकता है कि अगर आंख मूंदे रहे मंत्री जी और उनको जानकारी तक नहीं थी। आंचल जी, हाँ, आंचल जी, तमाम जानकारी होते हुए भी, माफ कीजिएगा। हाँ जी सुधांशु जी। आंचल जी, क्रिमिनलिटी जितना मैं समझता हूं, कल्पेबिलिटी जो ये बात कर रही हैं, अगर चेन ऑफ कमांड के अंदर कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग में उनका कोई रोल रहेगा, तब कहीं जाके ये कल्पेबिलिटी बनती है। हाँ। अगर उस चेन ऑफ इवेंट के अंदर नहीं होता तो अगर इनकी एनालिजी रेखा जी की समझी जाए तो रेखा जी, इस देश में कहीं भी किसी को कुछ होगा प्रधानमंत्री जिम्मेदार हो जाएगा। एब्सोल्युटली हो जाएगा, होता नहीं है। वो बात अलग है, वो बात अलग है। सुधांशु जी, मैं आप ही की बात के आप ही के शब्द पकड़ रही हूँ। जो आपने कहा चेन बन जाता है, अगर चेन बन जाता है और वो चेन पीछे तक जाता है तो जो इसके अंदर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, अगर स्वास्थ्य मंत्री भले वो बीजेपी का हो या कोई दूसरी ऑपोजिशन पार्टी का हो, कोई भी हो, जैसे मैंने पहले भी कहा था, मैं राजनीति करने के विषय में नहीं पढ़ रही हूँ। ब्लैकलिस्ट करने के बाद मंत्री जी ब्लैकलिस्ट करते हैं कंपनी को, उसके बावजूद धड़ल्ले से कारोबार चलता है। अबे जी बस एक लाइन में, वक्त क्योंकि खत्म हो रहा है, माफ कीजिएगा, एक लाइन में आपका जवाब कि आखिरकार क्या होना चाहिए अब आगे? जो भी फर्म है उसको, मेरा तो मानना है कि क्योंकि इन्होंने नकली दवाइयां दी हैं, इनको तो 302 में बंद होना चाहिए। एब्सोल्युटली, ठीक है, मैं कह रही हूँ। अबे जी जी देखिए, इसमें मंत्री महोदय की जिम्मेवारी भी इसलिए बनती है कि ये पहला अवसर नहीं था, और क्या मंत्री महोदय इन सप्लाई के जो टेंडर्स होते हैं उस पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती कि नहीं? तो ये ओन करना नहीं चाहते भारतीय जनता पार्टी के लोग, जबकि उनके विशेषाग्रह पर ही महावीर फार्मा को ये वरदहस्त मिला कि ब्लैक लिस्टेड होने के बाद भी वो निरंतर सप्लाई करता रहा, और उन्होंने जिंक फॉस्फेट जैसी चीजें सप्लाई कर दी जिससे निरीह, जिससे असहाय आदिवासी लोगों। एक बड़ा प्रश्न और आखिरी में खड़ा करना चाहता हूं कि बेगा आदिवासी का तो स्टेरिलाइजेशन अनुमति के बगैर नहीं किया जा सकता। वैसे 1975 में 62 लाख लोगों की नसबंदी हुई थी, जो कि अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड था, क्योंकि नाजियों ने भी उतनी नसबंदी नहीं कराई थी, उससे 15 गुना ज्यादा नसबंदी एक साल में हुई थी 1975 में। संजय गांधी का इतिहास आपको भी याद होगा। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। डॉक्टर अग्रवाल, एक चीज बताएं हमें कि वो डॉक्टर जिम्मेदार नहीं जो खुद भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बाकायदा वायलेट कर रहा था? एक लाइन में जवाब, बस वक्त खत्म हो गया। नहीं, मैं सिर्फ एक ही लाइन को बोल रहा हूं कि छत्तीस की जो हाई कोर्ट है उसने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को डायरेक्शंस दी हैं। कल हम लोगों ने सबको समन किया है, डॉक्टर से लेके हेल्थ सेक्रेटरी को। कल शाम तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअल में फैक्ट्स क्या है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को हाई कोर्ट की डायरेक्शंस में कल एक इंक्वायरी कमेटी इसके ऊपर में बैठ रही है दिल्ली के अंदर में, और कल इस बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल बीच बहस में इतना ही। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस दौरान एक बड़ी खबर